Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2020-21 बहुत ही जल्द आने वाली है, सभी को पता है। कल शाम को भी शिक्षा मंत्री जी ने इस पर एक अपना ट्वीट जारी किया है कल शाम को। हालांकि वो मैंने न्यूज़ डाली नहीं है, लेकिन आपके पास पहुंच गई होगी वो न्यूज़। तो मित्रों देखिए, हिंदी शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 24 वो आज आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जो तैयारी करने वाले हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे। मित्रों, 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में लगभग हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और लगभग 30 टेस्ट इसके करेंगे। इसके बाद में इस टेस्ट सीरीज को बंद कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद में मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन शिक्षण विधियों का गलत नहीं होगा, अगर बशर्ते आप ईमानदारी से पूरा वीडियो देखते हो और सारे क्वेश्चनों को ईमानदारी से हल करते हो। मित्रों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका प्रथम प्रश्न आता है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है भाषाघात, चलाघात, पठन वैकल्य और वाक संबंधी रोग। तो मित्रों, भाषा अवबोधन से संबंधित इनमें से कौन सा विकार है? राइट आंसर यहाँ पर देना है आपको। साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा भाषाघात। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है, ये भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? स्वीट, हरलोक, कोमारकी और एलिस। तो मित्रों, उपरोक्त जो कथन है ये किसका है ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर है साथियों, उपरोक्त कथन एलिस के द्वारा कहा गया है कि भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज से प्रभावित होता है। चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न 3 देखेंगे। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, अध्याय में है, प्रारंभ में है और पढ़ने में है। तो मित्रों, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? साथियों, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। प्रथम विकल्प आपका सही है इसमें भी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और अलंकार शिक्षण। तो राइट आंसर बताना है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए क्या उपयुक्त है। मित्रों, अगर शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो इसके लिए गद्य शिक्षण उपयुक्त होता है, क्योंकि गद्य शिक्षण में शब्द अधिक होते हैं और उनके अर्थ भी सरल और स्पष्ट होते हैं साथियों। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है इसमें। जैसे गद्य शिक्षण में क्या क्या आ जाता है, जैसे कहानी वगैरह है, फिर आपके साहित्य की जो चीज़ें हैं पढ़ने वाली, एकांकी है, निबंध है, ये सभी चीज़ें आपके गद्य शिक्षण में आ जाती है। प्रश्न नंबर 5 आता है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? छात्रों की समस्याओं का समाधान करना। तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण विधि को स्थायी रखना, छात्रों की गलती की अवहेलना न करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो आवश्यक नहीं है उसको राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 5 में? साथियों, इसका राइट आंसर है, आप उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षण विधि पढ़ा रहे हो वो हमेशा स्थायी रखो, क्योंकि शिक्षण विधियाँ चेंज होती रहती है। भाई, सभी चीज़ों को एक ही शिक्षण विधि से थोड़ी पढ़ाया जाता है साथियों। जैसे आप बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे हो या फिर नाटक शिक्षण पढ़ा रहे हो, तो क्या दोनों में एक चीज से पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे। तो मतलब उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षण विधि को स्थायी रखना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रथम विकल्प आपका यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ और भावात्मक संबंध। तो मित्रों, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है वर्णमाला याद करने का कौशल। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को वर्णमाला याद करने का कौशल
आवश्यक है कि अगर पढ़ना सीखना है तो वर्णमाला याद करने का कौशल भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ये कंठस्थीकरण पर बल दे रहा है प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी भाषा अध्ययनशाला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान और केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। तो हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है साथियों? राइट आंसर है इसका केंद्रीय हिंदी निदेशालय। दूसरा विकल्प सही है। इसके द्वारा ही जो अपन बोलते हैं ना मानक भाषा, उसका निर्धारण ये ही करता है साथियों। तो सेकंड विकल्प यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना और उपरोक्त सभी। तो एक बालक होता है जो भाषा बोलता है तो उसके पहले वो इन सभी चीज़ों की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ध्वनि का उत्पादन मतलब ध्वनि वो बोलना सीखता है, ध्वनि निकालता है, फिर ध्वन्यात्मक तैयारी उसके अंदर होती है, फिर शेष वाक्य की रचना भी वो करता है। अतः आपका जो चौथा विकल्प है यहाँ वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में कौन शामिल नहीं है? परिप्रेक्ष्य आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन और स्व आकलन। तो आकलन करने के 4 मुख्य तरीके होते हैं, जिनमें से यहाँ पर एक गलत दे रखा है। तो कौन सा उसका आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 9 का? राइट आंसर जो है वो देखिए, एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि आकलन व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है, सामूहिक रूप से भी किया जाता है, स्व आकलन भी किया जाता है और एक आकलन करता है अध्यापक साथियों। लेकिन यहाँ परिप्रेक्ष्य आकलन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 9 में वो इसका सही आंसर रहेगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। आपके 10वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना, पास फेल के लिए आधार बनाना, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के अवसर तलाश करना और धीमी या तेज गति से सीखने वाले बच्चे का नाम देना। तो देखिए, मूल्यांकन क्यों किया जाता है यही बताना था आपको, सबसे अधिक प्रभावी पक्ष बताना है। तो गलतियां तो ऐसा नहीं है कि गलतियों को रेखांकित करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। पास फेल के लिए आधार बनाना, क्या पास फेल करने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है? गलत है बिल्कुल। और जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है या तेज गति से सीख रहा है उसका नाम देने के लिए ही थोड़ी मूल्यांकन किया जाता है साथियों। इसका तीसरा विकल्प सही है, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के अवसर तलाश करना यह मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। इजी प्रश्न है, आराम से बता सकते हो। विद्यालय आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है। किस चीज़ का जानकार होता है? जब वो विद्यालय नहीं आता उसके पहले ही जानकार हो जाता है। तो किस चीज़ का साथियों? बोलने और लिखने का, सुनने और बोलने का, पढ़ने और लिखने का और बोलने और पढ़ने का। तो देखिए, नॉर्मल एक बच्चा है जो विद्यालय नहीं आ रहा है तो वो लिखना तो सीखेगा नहीं, पढ़ना भी नहीं सीखेगा, इसलिए आपका प्रथम, तीसरा, चौथा विकल्प गलत है। इसका दूसरा विकल्प सही है, सुनना और बोलना वो पहले ही सीख जाता है यहाँ पर, इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न 12, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। जिस विधि से आप व्याकरण नहीं पढ़ा सकते वो विधि बताइए। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली और कक्षा विनय प्रणाली। तो देखिए, आगमन प्रणाली तो बेस्ट होती है, अव्याकृति प्रणाली भी, इससे भी जो है व्याकरण शिक्षण कराया जाता है। निगमन प्रणाली भले ही वैज्ञानिक नहीं हो लेकिन उच्च स्तर पर यही उपयोग ली जाती है। किंतु कक्षा अभिनय प्रणाली साथियों ये एक नाटक शिक्षण की विधि है। किसकी विधि है ये? नाटक शिक्षण की। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है कि जो कक्षा अभिनय प्रणाली है ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े मित्रों। प्रश्न 13 देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेकी प्रणाली, व्यास प्रणाली और तुलना प्रणाली। तो साथियों,
द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि को व्यतिरेकी विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यतिरेकी विधि। तुलना, यहाँ पर आपने क्या किया होगा कि तुलनात्मक विधि देख करके तुलना प्रणाली कर दिया होगा, नहीं, व्यतिरेकी विधि को ही तुलनात्मक विधि कहा जाता है, इसलिए सेकंड विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को और थॉमस एस रिस्क को। तो मित्रों देखिए, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को दिया जाता है। इनको खेल विधि का जनक भी कहते हैं साथियों। जबकि रायबर्न और यहाँ पर थॉमस एस रिस्क, ये दोनों गलत है। और मॉरिसन की बात करें तो ये भी खेल विधि नहीं, बल्कि ये तो इकाई विधि के अंतर्गत आते हैं साथियों। दूसरा विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 15, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? ध्वन्यात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि और सैनिक विधि। तो जो आपके व्याकरण अनुवाद विधि है मित्रों, इसको भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है इसका, प्रश्न नंबर 15। तो किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने पूर्ण सावधानी बरती है साथियों, लेकिन फिर भी मानवीय स्वभाव है कि अगर किसी प्रश्न पर आपको कंफ्यूजन लगे तो जरूर कमेंट करके जाए मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऐसे ही आपकी तैयारी को मैं जारी रखूंगा, बस आप लगातार चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।